ठीक है। Immune systems in the body. The human immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. अब इन्होंने कहा कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अंदर क्या आते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन्स आएंगे, टिश्यूज आते हैं, सेल्स आते हैं और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होती हैं जैसे कि एंटीबॉडीज जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती हैं. As you have read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens, respond to them and remembers them. अब इन्होंने बहुत सारी बात बता दी कि जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो इम्यून सिस्टम है वो यूनिक है. उसकी अजीब सी खासियत है. क्या खासियत है? दैट इट रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन. फॉरेन मतलब बाहर से आने वाले, एंटीजन मतलब एंटीबॉडी बनाने वाले. ऐसे कोई चीज़ जो बाहर से हमारी बॉडी में आ जाए और एंटीबॉडी बनाए तो उसको वो पहचानेगा. रेस्पॉन्ड टू इट मतलब कि उसके खिलाफ वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाएगा, उसको जो एंटीजन आया उसे वो मारेगा, किसी बैक्टीरिया वगैरह को जो हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है. एंड रिमेंबर्स दैम, और उनके खिलाफ वो मेमोरी सेल्स बना लेंगे. दो तरीके के होते हैं, एक बी मेमोरी सेल्स और एक टी मेमोरी सेल्स. उन सबको वो बना लेंगे. द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस. कि जो इम्यून सिस्टम है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं किसमें, एलर्जी वाले रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो जाती हैं. ऑटो इम्यून डिजीजेज, और जो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीजेज वगैरह हो जाती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं. उसके साथ साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन को ग्राफ्ट रिजेक्शन वगैरह हो जाता है तो उस सब में भी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड स्लैश और मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर. अब इन्होंने बहुत सारी बात बता दी कि लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है. ये एक ऐसे ऑर्गन है जहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन मतलब ये सेल्स बनेंगी, मैच्योरेशन यहीं पर ये मैच्योर होंगी, एंड प्रोलिफरेशन और ये जो डिवाइड करके अपने नंबर बढ़ाएंगे ये काम भी यहीं पर होगा. किस चीज़ का, लिम्फोसाइट्स का. कि लिम्फोसाइट्स बनेंगे भी यहीं पर ही मैच्योर होंगी और यहीं पर ही अपने आप को वो डिवाइड करेंगी, प्रोलिफरेट करेंगी. द प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस. अंडरलाइन कर लो कि जो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है वो हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं, बोन मैरो और थाइमस है. वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफ्रेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है. पूछा जाएगा कि बताओ जो इमेच्योर वाली लिम्फोसाइट होती हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगी कहाँ पर, डिफ्रेंशिएट होंगी प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद किसमें कन्वर्ट होंगी, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट. ऐसी लिम्फोसाइट जो पहचान लेंगी, जो सेंस कर सकती हैं किसको, एंटीजन को, उसमें वो कन्वर्ट हो जाएंगी. पूछा जाएगा बताओ एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट कहाँ पर बनती हैं, तो कहाँ पर बनेंगी, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन जैसे कि बोन मैरो और थाइमस में. अब उन्होंने कहा आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट्स टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स. अब उन्होंने कहा कि जब ये लिम्फोसाइट हमारी मैच्योर हो गई, मैच्योर होने के बाद ये माइग्रेट होगी, चली जाएगी कहाँ पर चली जाएगी, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, स्प्लीन जिसे तिल्ली बोलते हैं, नॉर्मली स्टोमक के लेटरल होती है, लिम्फ नोड्स होती हैं, टॉन्सिल्स गले पर होते हैं वहाँ पर, एंड पेयर पैचेस ये कहाँ पर मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये हमारे होते हैं, और अपेंडिक्स. ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं. द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन. अब इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो क्या काम करते हैं कि ये प्रोवाइड करेंगे किस चीज़ को, साइट को, मतलब ये जगह देंगे, किस चीज़ के लिए जगह देंगे, इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन. कि जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर कर गया, चाहे वो कोई प्रोटीन हो बीमार करने वाला, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, उन बैक्टीरिया की जो लिम्फोसाइट से मुलाकात होगी, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस एंड अपेंडिक्स, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल. और इस वाली कंडीशन पे जब वो एंटीजन के साथ मुलाकात कर लेंगे, इंटरेक्शन हो जाएगी, तो ये जो लिम्फोसाइट है वो प्रोलिफरेट होगी, डिवाइड होगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इफेक्टर वाले सेल में. तो पूछा जाएगा बताओ इफेक्टर सेल कहाँ पर बनेंगे, तो कहाँ पर बनेंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में. कैसे बनेंगे कि जो लिम्फोसाइट है मैच्योर जो हो चुकी है, जब वो एंटीजन के साथ मिलेगी और वो प्रोलिफरेट करके किसमें चेंज हो जाती है, इफेक्टर सेल में. तो ये दो फर्क आता है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसमें बनते हैं इफेक्टर सेल, और जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसमें बनती है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट. द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन फिगर 8.5. अब इन्होंने कहा कि बहुत सारे हमने अलग अलग तरीके के लिम्फॉइड ऑर्गन की लोकेशन हमने बॉडी में दिखा रखी है. द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस. अब इन्होंने कहा कि जो बोन मैरो है वो एक मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे ब्लड सेल्स, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो चाहे वो व्हाइट ब्लड सेल्स हो, सबके सब यहीं पर बनते हैं, इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट, और जो लिम्फोसाइट्स है वो भी यहीं पर ही बनती हैं.
द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनेथ द ब्रेस्ट बोन। अब इन्होंने कहा कि जो थाइमस है वो क्या होता है, लोब्ड ऑर्गन। लोब मतलब उसमें लोब होंगे, जैसे हमारे हार्ट में 4 लोब होते हैं, उसी तरीके से थाइमस भी एक लोब्ड ऑर्गन है। कहाँ पर होता है, हार्ट के पास होगा। एंड बीनेथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन कहाँ पर होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है। स्टर्नम इसका नाम होता है, बिल्कुल इसके नीचे होता है थाइमस। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट इट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद एज एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेंड इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज। अब इन्होंने कहा कि जब बर्थ होती है, जन्म के टाइम पे जो थाइमस है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहेगी इसका साइज़ बहुत छोटा छोटा होता रहता है। अब जब प्यूबर्टी की उम्र आ जाती है तो ये उस टाइम तक ये बहुत ज़्यादा छोटा अपने साइज़ में हो जाता है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब इन्होंने कहा कि जो दोनों बोन मैरो और थाइमस हैं, दोनों ही माइक्रो एनवायरनमेंट देते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि जो टी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर हो जाए और डेवलप हो जाए। द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप ऑर्गन। अब अंडरलाइन कर लेना, स्प्लीन जो तिल्ली है वो उसकी शेप कैसी है, बीन, जैसे कि हमारी किडनी या फिर राजमा जैसी शेप होती है उसी तरह उसकी बिल्कुल शेप रहती है स्प्लीन की। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स। अंडरलाइन कर लो, स्प्लीन के अंदर ज्यादा कर क्या होंगे, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट या फिर फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स क्या होते हैं कि जैसे कोई बैक्टीरिया है उन्हें ये खा जाते हैं, तो जब खाने वाला प्रोसेस होता है उन्हें क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, और खाने वाले सेल क्या होंगे, फैगोसाइट्स। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अंडरलाइन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो स्प्लीन है वो किसकी तरह काम करेगी, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। किस चीज़ को फिल्टर करती है कि ब्लड बॉन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे ब्लड में है इस टाइम मौजूद है, अपने नंबर बढ़ा रहा है, उनको ये पकड़ लेंगे। स्प्लीन ऑल्सो हैज़ अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, कि जो स्प्लीन है उसके बाद बहुत सारी अमाउंट होती है किस चीज़ की, एरिथ्रोसाइट की। एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल, आरबीसीज। और जो आरबीसीज का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड होता है, वो भी कौन है, स्प्लीन। स्प्लीन का नाम क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। अब इन्होंने कहा द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलॉन्ग द लिम्फेटिक सिस्टम। अब इन्होंने कहा कि जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर, मतलब कुछ गांठ की तरह स्ट्रक्चर होती हैं जो अलग अलग पॉइंट पर होती हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। लिम्फ नोड सर्व्स टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन। अब इन्होंने कहा कि जो लिम्फ नोड है वो क्या काम करेगी, ट्रैप करेगी, पकड़ेगी। किस चीज़ को पकड़ेगी, अगर ब्लड में या लिम्फ में कोई वो बैक्टीरिया वगैरह आ चुका है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई एंटीजन है, उसको ये पकड़ लेंगी। विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, उस बैक्टीरिया को पकड़ेंगी जो या तो धोखे से लिम्फ के अंदर आ चुका है या फिर टिश्यू फ्लूइड के अंदर आ गया है। एंटीजन ट्रैप इन द लिम्फ नोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रेस्पॉन्स। अब इन्होंने कहा कि वो एंटीजन जो लिम्फ नोड में पकड़े गए, अब उसकी वजह से क्या होगा कि उसके आसपास की जो लिम्फोसाइट होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। जब बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगी वो एंटीबॉडी बनाएगी इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, और जो टी लिम्फोसाइट है वो बी लिम्फोसाइट की मदद करेगी एंटीबॉडी बनाने में, एंड कॉज द इम्यून रेस्पॉन्स। और उसकी वजह से क्या होगा, एक इम्यून रेस्पॉन्स हो जाएगा, मतलब कि वो इस बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ेंगे। There is a lymphoid tissue also located within the lining of the major tract, respiratory, digestive and urogenital tracts called mucosal associated lymphoid tissue। अब इन्होंने कहा एक lymphoid टिश्यू और होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होगा, कहाँ पर होता है, विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, कि जो हमारी बॉडी में बहुत बड़े बड़े ट्रैक्ट है, बहुत बड़े बड़े रास्ते हैं, तो वहाँ पर ये लाइनिंग करते हैं। रेस्पिरेटरी, सांस लेने वाला जो रास्ता है, लंग्स तक जो जाता है। डाइजेस्टिव, जो हम खाना खाते हैं। यूरोजेनाइटल, जहाँ से यूरिन वगैरह बाहर आते हैं। अब इन्होंने कहा कि जितने भी ट्रैक्ट है, जितने भी ओपनिंग है, वहाँ पे एक लाइनिंग होगी किस चीज़ की, लिम्फॉइड टिश्यू की। उस लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट, हम इसे कॉमनली बोलते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन आ चुका है, 2018 का क्वेश्चन है कि बताओ कि जो माल्ट है वो लिम्फॉइड टिश्यू का कितना परसेंट है, तो 50% जो है वो लिम्फॉइड टिश्यू का वो क्या होता है, माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। फुल फॉर्म सारी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला टॉपिक आता है एड्स। द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखो, एक्वायर्ड मतलब दो तरीके की खासियत होती हैं, जो हमें जन्म से मिले और जो हमें जीते जीते मिले। ये बीमारी ऐसी है जो हमें जीते जीते लिविंग टाइम पर मिलेगी, तो एक्वायर्ड। इम्यूनो डिफिशियंसी, इसमें क्या होगा, इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी होगी, हमारी बॉडी बीमारी से लड़ने की क्षमता को खो देगी। सिंड्रोम, जब बहुत सारे लक्षण आते हैं, उन सबको एक लक्षण को बोलते हैं सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षणों को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी बीमारी है ये जो हमें जीते जीते मिलेगी, इसकी वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम कम होगा और बहुत सारे इसके लक्षण हैं। दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम की कमी। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक, इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट अ कोजेनाइटल डिजीज।
अब ये हमें कब मिलेगी? जब कोई आदमी जिंदा रहेगा अपनी उम्र के टाइम पे तो उसे उम्र के साथ साथ मिलेगी। इट इज़ नॉट अ कोजेनाइटल डिजीज, ये कोई जन्म के साथ होने वाली बीमारी नहीं है। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि लक्षण के बहुत सारा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। पूछ सकता है कि बताओ सिंड्रोम क्या है। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। एड्स का सबसे पहला केस कब मिला था? 1981 में। एंड इन द लास्ट 25 ईयर्स और सो इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। अब इन्होंने कहा पहला केस 1981 में मिला था और आखिरी के पिछले 25 सालों में ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और अब तक 2.5 करोड़ लोगों को ये मार चुका है। AIDS is caused by human immunodeficiency virus HIV, a group of virus called retrovirus। अब इन्होंने कहा कि जो एड्स है उसमें जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? HIV वाला ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। ये कौन से वाले वायरस के ग्रुप का मेंबर है? रेट्रोवायरस वाले ग्रुप का मेंबर है। विच हैव एन एनवेलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम, मतलब ये जो वायरस है एक बाहर ऊपर ढकना होगा और उसके अंदर क्या होगा? RNA। हमारे सेल के अंदर जो होता है वो DNA होता है, उसके सेल के अंदर क्या होता है? RNA। जो राइनो वायरस है वो भी रेट्रो वायरस है और जो HIV है ये भी एक रेट्रो वायरस है। अब इन्होंने कहा ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली इज अकर बाय। अब इन्होंने कहा कि जो HIV के जो फैलता है, जो ट्रांसमिट होता है एक आदमी से दूसरे में, वो किस वजह से होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम क्या करें, किसी धोखे धाके में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो भी ये हो जाएगा। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, या फिर हम एक काम करें कि ब्लड किसी ऐसे पर्सन से ले लें जो इसे मतलब जिसको ये वाली बीमारी होती हो और उसके साथ हमने ब्लड एक्सचेंज कर लिया तो उसका ब्लड भी हमारे बॉडी के अंदर आ चुका है, इस वजह से भी वाली बीमारी हो जाती है। अब इन्होंने कहा बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग्स अब्यूजर। अब इन्होंने कहा अब दूसरा जो केस आता है वो ये वाला आता है कि हम क्या यूज़ कर लें? इन्फेक्टेड निडल्स यूज़ कर लें। किसके केस में? इंट्रावीनस ड्रग्स अब्यूजर्स जो होते हैं। अब इन्होंने कहा अब्यूज़र ड्रग्स दवाई के तौर पर भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। जब हम किसी भी चीज़ को गलत इस्तेमाल करते हैं उसे अब्यूजिंग बोलते हैं। जैसे गाली देते हैं तो वो वर्बल अब्यूज़ है कि जो हम क्या कर रहे हैं, शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा अगर कोई ड्रग अब्यूज़र है, ड्रग का गलत इस्तेमाल कर रहा है, नशा वगैरह कर रहा है, और कैसे कर रहा है? इंट्रावीनसली। इंट्रा मतलब अंदर, वीनस मतलब नसों के, कि वो नसों के अंदर अपनी सिरिंज के जरिए ड्रग्स ले रहा है। इन सब की पूरी चेन होती है, 4-5 लड़के सब एक साथ ये ड्रग्स वगैरह लेते हैं और जब ये वाले ऐसे काम करते हैं वो दूसरे फॉर्निकेशन वगैरह वाले भी दूसरे ज़्यादा कर काम करते हैं। उससे क्या होता है, अगर कोई पर्सन है जिसे रिस्क है कि वो एड्स से पीड़ित है तो वो पता नहीं चलता, एक दूसरे से वो एक ही सिरिंज यूज़ करते हैं, 4-5 आदमी या 6-7 आदमी एक ही सिरिंज से सब अपने अपने थोड़ा थोड़ा ड्रग्स लेते रहते हैं। तो उससे ऐसा हो जाता है कि किसी को एड्स था, उसके ब्लड लग गया उस सिरिंज पे और उसी सिरिंज से ये वाला जो ब्लड था इन्फेक्टेड वाला वो दूसरे के अंदर चला गया, तो ये वाली बीमारी ऐसे भी फैल जाती है। फिर उन्होंने कहा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा के जरिए भी बहुत छोटे बच्चों में के जरिए मतलब बहुत छोटे बच्चों में भी आ जाता है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स। अब उन्होंने कहा कि वो आदमी जिन्हें बहुत ज़्यादा खतरा है इस बीमारी का, वो बीमारी मतलब वो लोग कौन कौन से हैं, उनकी पहचान क्या है? इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, शायद यही लाइन है, हाँ। अब इन्होंने कहा कि कोई अगर ऐसा आदमी जिसके बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो उसके भी हमें मतलब शक होगा कि हाँ इसको भी आदमी को होने के चांसेस हैं। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली, कोई ऐसा आदमी जो नशा की उसे लत लग चुकी है और वो इंट्रावीनसली अपने नसों के अंदर सिरिंज के जरिए वो ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है। फिर उन्होंने कहा इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब यहाँ पे एक बहुत नॉर्मल सा केस आ गया। अब इन्होंने कहा कि कोई आदमी जो बीमार है वो इस तरीके से बीमार है कि उसे लगातार किसी दूसरे आदमी का खून लेना पड़ता है। अब यहाँ पे एक केस आता है कि जो एड्स है उसकी जो शेल्टर लाइफ होती है वो बहुत सारे टाइम तक होती है, मतलब एड्स के सिम्टम नहीं आते 10 साल तक। अगर किसी आदमी को एड्स है, ठीक, नया नहीं हुआ था, मतलब अभी ये समझो कि 2-1 महीने पहले ही उसके अंदर HIV चला गया, वो अपनी आपको नंबर बढ़ा रहा है HIV की, तो उसके ब्लड में HIV का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होगा। लैब में जब कोई आदमी ब्लड अपना डोनेट करना जाता है तो उसका टेस्ट किया जाता है HIV का। अगर उसे बिल्कुल ताज़ा हुआ है तो HIV उसमें पॉजिटिव नहीं आएगा। जब भी उसने अपना ब्लड निकाल के एक पॉकेट में करके दे दिया, अब वो पॉकेट किसी और के ऊपर चढ़ा दी तो जो उसका HIV वाला ब्लड है वो उसके अंदर धोखे से चला गया। टेस्ट सारे हुए हैं, लेने से पहले भी और लेने के बाद भी, लेकिन जो HIV वो टेस्टिंग में नहीं आया। तो इस वजह से अगर कोई आदमी इस तरीके से बीमार है जिसको बार बार ब्लड एक्सचेंज करना पड़ रहा है तो उसे भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं। एंड चाइल्ड बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, और अगर कोई ऐसी मदर है जिसको पहले से ही HIV है तो उसको भी बहुत ज़्यादा केस होते हैं। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इन्होंने कहा कि क्या तुम्हें किसी बीमारी के बारे में ऐसा पता है जहाँ पर लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन
होता है। तो वो थैलासीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती रहती है। फाइंड आउट एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। अब ऐसी कंडीशन की हम सब लिस्ट बनाने के लिए इन्होंने कहा, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV/AIDS इज नॉट स्प्रेड बाय अ मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। अब इन्होंने कहा कि जो HIV है, ये बात एक नोट करने वाली है कि ये छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ना ही ये फिजिकल कॉन्टैक्ट, साथ बैठने से, उठने बैठने से नहीं फैलती है। कैसे फैलती है? सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड के जरिए ही ये फैलती है। इट इज हैंस इंपरेटिव for the physical and psychological well-being that the HIV/AIDS infected person are not isolated from the family and society। अब इन्होंने कहा, तो ये बात थोड़ी सोचने वाली है, आदमी फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो HIV या एड्स से कोई पीड़ित आदमी है तो ना ही उसे अपने घर से अलग करें, ना ही उसे अपनी सोसाइटी से अलग करें। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। अब इन्होंने कहा एक बहुत बड़ा समय का फर्क होता है किसके बीच में? इन्फेक्शन के बीच में और एड्स के सिम्टम्स आने के बीच में। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर। अब इन्होंने कहा कि ये जो समय है ये चेंज हो सकता है, कुछ महीनों से लेकर बहुत सारे साल तक हो सकता है। यूजुअली 5 से 10 साल के बाद ही एड्स के सिम्टम पूरे तरीके से आते हैं। अब ऊपर एक डायग्राम रह गई है, वो उसके इन्फेक्शन करने का तरीका है, उसे समझते हैं। ठीक, अब इन्होंने सबसे पहले बताया रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस और कौन है हमारे कोर्स में? राइनोवायरस। वायरल प्रोटीन कोट, सबसे बाहर वायरस के बाहर एक कोट है, किस चीज़ का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। वायरल RNA कोर, कोर बोलते हैं सेंटर को। अब वायरस का जो सेंटर है वहाँ पे कौन प्रेजेंट है? RNA। वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल। अब इन्होंने कहा कि ये जो वायरस है ये हमारी बॉडी के अंदर आया और नॉर्मल वाले सेल के ऊपर इन्फेक्ट करने लगा। कौन से वाले सेल की बात चल रही है? इन्होंने एनिमल वाले सेल की बात चल रही है। अब इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर एंटर हुआ, वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। अब इन्होंने सबसे पहले दिखाया कि वायरस का क्या एंटर करा हमारे सेल के अंदर, उसका वायरस का जो RNA है वो हमारे सेल के अंदर एंटर हुआ। जो एनिमल सेल की लेयर है वो क्या नाम है उसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंटर क्या हुआ था? वायरल RNA। वायरल RNA से क्या बना? वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वायरल RNA से वायरल DNA बना, कौन से एंजाइम की मदद से बना? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ऐसा DNA जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? cDNA। वो हमने बायोटेक्नोलॉजी में भी देखा था, ADA cDNA डालने थे जीन थेरेपी में, जब हम जीन थेरेपी पढ़ रहे थे। तो इन्होंने कहा कि आया क्या? RNA। उस RNA से क्या बनेगा? DNA बनेगा। कौन से एंजाइम की मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। अब इस DNA को क्या बोलते हैं? cDNA हम ज़्यादातर बोलते हैं। वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द ह्यूमन जीनोम। अब इन्होंने कहा कि जो इंसानों का DNA है उस DNA में कौन घुस जाएगा? बाहर से वायरस का आया हुआ DNA घुस जाएगा। अब इन्होंने कहा कि जब ये DNA अपने आप को RNA में कन्वर्ट करेगा तो अपने साथ साथ जो वायरस का DNA है उसको भी वो RNA में कन्वर्ट कर देगा। न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब वो जो इन्फेक्ट हो चुका है सेल, वो धोखे में क्या बनाता रहेगा? वायरस के RNA और ज़्यादा बनाते रहेगा। और ये जो RNA है एक्चुअल में क्या होता है? वायरस का मतलब वायरस ही होता है। अब ये जो RNA है ये इस सेल के बाहर निकलेगा। सेल के बाहर निकलने के बाद दूसरे वाले जो बराबर वाले सेल हैं उन सबको भी जाके इस तरीके से अटैक करता रहेगा और अपने नंबर को बढ़ाता रहेगा। अब अगले पेज पर आ जाओ, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। After getting into the body of person, the virus enters into the macrophage where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase। अब इन्होंने कहा कि जब HIV वाला वायरस किसी आदमी की बॉडी के अंदर आ गया, अंदर आने के बाद वायरस सबसे पहले कौन से वाले सेल पर अटैक करेगा? मैक्रोफेज पे। मैक्रोफेज में अटैक कैसे करेगा कि जो वायरस है वो अपना RNA कहाँ डाल देगा? मैक्रोफेज के अंदर डाल देगा। मैक्रोफेज के अंदर वायरस का जो RNA है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वायरल वाले DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से वाले एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाली एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा। द वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल DNA। जो वायरस वाला DNA वो जाके मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा किसके साथ? होस्ट के DNA के साथ। एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। और ये जो होस्ट के साथ जाके मिल चुका है, अब वो होस्ट वाले सेल से जो सेल इन्फेक्ट हो चुका है उससे वो क्या बनवाएगा? अपने वायरस के पार्टिकल्स बनवाता रहेगा। The macrophage continues to produce virus in this way acts like HIV factory। और ये जो मैक्रोफेज है ये अब लगातार वायरस बनाता रहेगा, तो इस तौर पे ये किसकी तरह काम करेगा? HIV की फैक्ट्री की तरह काम करेगा। तो पूछा जाएगा बताओ HIV फैक्ट्री कौन है? तो कौन है? मैक्रोफेज। Simultaneously HIV enters into helper T lymphocyte TH। अब उसी तरीके से मैक्रोफेज से निकल के ये कहाँ पर हमला करेगा? T lymphocyte पर हमला करेगा। कौन सी वाली T lymphocyte? हेल्पर वाली T lymphocyte पर हमला करेगा। Replicates and produce progeny virus। अब उनके अंदर घुस जाएगा T हेल्पर के अंदर और इसी तरीके से वो अपने वायरस वाले और ज़्यादा सेल बनवाता रहेगा।
मतलब ये जो टी हेल्पर्स है इनके अंदर घुस जाएगा और घुसने के बाद अपने ही वायरस वो और ज़्यादा बनाता रहेगा। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब इन्होंने कहा अब इस टी लिम्फोसाइट से जो नए वाले वायरस बन के निकले वो जाकर दूसरे वाले टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करते रहेंगे। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अब इन्होंने कहा ये जो काम है ये लगातार होता रहेगा, उसकी वजह से प्रोग्रेसिव लगातार डिक्रीज होता रहेगा, नंबर कम होते रहेंगे किस चीज़ के, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर कम होते रहेंगे इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर। तो अंडरलाइन कर लेना, एड्स की क्या पहचान है कि भाई हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है वो कम होते रहेंगे। पूछा जाएगा बताओ बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट कौन से वाली टी लिम्फोसाइट कम होती है। ये टी लिम्फोसाइट बहुत सारी तरीके की होती है, नेचुरल किलर होती है, हेल्पर होती है, कि टी लिम्फोसाइट कौन सी वाली के नंबर कम होंगे, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर कम होंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर्स फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। जो ज़्यादातर सिम्टम्स हैं वो क्या है कि इस टाइम के दौरान पे कि क्या होंगे, बाउट्स ऑफ फीवर, कि उसे जो है बुखार आता रहेगा, कुछ टाइम के बाद डायरिया, लूज मोशन होंगे, एंड वेट लॉस, और ज़रूरत से ज़्यादा वजन जो है वो कम होने लगेगा। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट्स लाइक टोक्सोप्लाज्मा। अब इन्होंने कहा कि कुछ बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम और कुछ पैरासाइट है टोक्सोप्लाज्मा। ये दो बैक्टीरिया या एक पैरासाइट ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में अगर आ जाएं तो हर आदमी का इम्यून सिस्टम इतनी ताकत रखता है कि इन दोनों को वो आराम से मार के भगा देगा। लेकिन जब आदमी को एड्स हो जाता है, इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा कि वो माइकोबैक्टीरियम और टोक्सोप्लाज्मा जैसे पैरासाइट से भी वो पीड़ित होने लगेगा। The patient becomes so immunodeficient that he/she is unable to protect himself/herself against these infection। कि जो आदमी वो इतना ज़्यादा इम्यूनोडिफिशिएंट, मतलब इतनी ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी कि वो अपने आप को महफूज नहीं रख पाएगा इन सब इन्फेक्शन के खिलाफ। A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme link immunosorbent assay ELISA। अब इन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टेस्ट है वो कौन सा है, एड्स, मतलब एड्स के लिए कौन सा वाला टेस्ट है वो ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे फुल फॉर्म है, अंडरलाइन कर लेना। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ELISA है वो किस चीज़ के ऊपर बेस होती है, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन के बीच में ये बेस होती है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग, ठीक, they can only prolong the life of patient but can, अच्छा ठीक, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स इज पार्शियली इफेक्टिव। अब उन्होंने कहा कि जो एड्स का ट्रीटमेंट है किसके साथ, एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स के साथ, बहुत थोड़ा सा ही सफलदायक है, मतलब बहुत थोड़ा सा ही वो काम करता है, ज़्यादा काम नहीं करता। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट, कि ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मौत को नहीं रोक सकते, विच इज़ इनएविटेबल, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता।